नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल दोसा क्लासेज पर। आज अपन साइंस के अंदर फिजिक्स में बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर आए हैं। उसका नाम है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण से पहले अपन ने दर्पण के बारे में, समतल दर्पण और इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया था। इससे पहले अपन ने प्रकाश के बारे में पढ़ लिया था। अब पढ़ते हैं अपन गोलीय दर्पण। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा सपोर्ट करें। चलिएगा, तो हम बिना टाइम वेस्ट किए आज स्टार्ट करते हैं गोलीय दर्पण। आज का टॉपिक है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, क्या होता है, प्रतिबिंब कैसे बनता है बिंब से, ये सब पढ़ेंगे अपन विस्तार से। तो इसको लिखने से पहले मैं इसके बारे में समझा देता हूँ। गोलीय दर्पण क्या होता है, किसी का खोखले कांच के गोले का, कोई कांच का गोला है वो खोखला है, उसके अगर हम एक भाग पर परावर्तक पदार्थ मैंने बताया था कौन कौन से लेंगे, या तो जिंक ले लो, वह चांदी ले लो, या फिर चांदी का लवण ले लो। मानो चांदी के लवण से अपन उसकी पॉलिश कर देते हैं तो उस पर प्रकाश किरण आपतित होगी तो परावर्तन होकर वापस उसका परावर्तन हो जाएगा, मतलब वहां से। तो अपन खोखले कांच के गोले पर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर देते हैं। खोखले कांच के गोले पर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश करने पर प्रकाश किरण का परावर्तन हो जाता है। तो अपन लिखते हैं, जब किसी एक खोखले कांच के गोले पर, जब किसी एक खोखले कांच के गोले जब किसी एक खोखले कांच के गोले के किसी एक भाग पर जब किसी एक खोखले कांच के गोले के किसी एक भाग पर पॉलिश करनी है अपन को, किसी एक भाग पर पॉलिश कर दी जाए, पॉलिश कर दी जाए। जब किसी एक खोखले कांच के गोले के एक भाग पर अपन को पॉलिश करनी है तो उसके दूसरे भाग से क्या होगा, उस किरणों का परावर्तन हो जाएगा। तो वह कांच का गोला एक दर्पण की भांति व्यवहार करता है, एक दर्पण की भांति व्यवहार करने लग जाएगा। पॉलिश करने के कारण एक कांच का टुकड़ा किसकी भांति व्यवहार करने लग गया, दर्पण की भांति। दर्पण की भांति व्यवहार करने लग जाता है। करने लगता है। इसे क्या कहते हैं अपन, गोलीय दर्पण। इसे गोलीय दर्पण कहते हैं। और एक लाइन के अंदर एक छोटी सी परिभाषा है, उसको भी लिख लेते हैं, समझने के लिए होगी कि कोई कांच का गोला है खोखला, उसके एक भाग पर अपन पॉलिश कर रहे हैं। जैसे एक कांच का गोला है, इसके एक भाग पर अपन ने पॉलिश कर दी, यहां से कोई किरण आई तो परावर्तन होगा उसका, और परावर्तन होगा उसके पश्चात वो किरण चली जाएगी। तो ये हो गया गोलीय दर्पण। और ये गोला किसकी बात व्यवहार करता है, दर्पण की बात, इसलिए इसे गोले को गोलीय दर्पण कहते हैं। अब आगे मतलब एक परिभाषा और उसको लिख लेते हैं, अर्थात वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, वह दर्पण जिसका परावर्तक
गोलीय हो, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण कहलाता है। तो अपन ने गोलीय दर्पण की परिभाषा लिखी, इसको एक चित्र से समझते हैं। जैसे मान लो ये कोई एक खोखला गोला है, अब इसको क्या बनाना है, अपन को एक दर्पण बनाना है। तो ये इधर लेते हैं इसका दर्पण वाला, इसको दो भागों के अंदर बांट दिया। तो इसके तो अपन बाहर की तरफ पॉलिश कर देते हैं परावर्तक पदार्थ की, इसके कर देते हैं अपन अंदर की तरफ। ये दोनों हो गए अवतल दर्पण भी और उत्तल दर्पण भी। तो ये हो गया गोला खोखला और ये हो गया गोलीय दर्पण। ये हो गया गोला और ये हो गया गोलीय दर्पण। छोटी सी परिभाषा है, इसको समझ कर याद करेंगे, रटने की कोई परिभाषा नहीं है। कोई खोखला गोला है, उसके एक भाग पर अपन को पॉलिश करनी है, तो क्या हो जाएगा, पॉलिश कर देंगे तो वह गोला एक कांच की भांति व्यवहार करने लग जाएगा, दर्पण की भांति व्यवहार करने लग जाएगा, सॉरी। तो वह गोलीय दर्पण कहलाएगा, अर्थात वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, गोलीय हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। एक बार इसको क्लियर करेंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, लिखेंगे इसको, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। इसके प्रकार, गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है मुख्य रूप से। अपन पढ़ते हैं गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण की परिभाषा अपन ने पढ़ ली थी, आगे आता है गोलीय दर्पण के प्रकार। नई हेडिंग डाल लो, गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है? गोलीय दर्पण हम सब जानते हैं दो प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण मुख्य रूप से, गोलीय दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। अब दो प्रकार कौन कौन से होते हैं? पहला होता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और दूसरा है उत्तल दर्पण। अपन पढ़े गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण की परिभाषा अपन ने पहले पढ़ ली थी, अब आता है गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, पहला है अवतल दर्पण, दूसरा है उत्तल दर्पण। तो एक बार इस एक लाइन को लिख लेंगे, फिर इसके बाद में अवतल दर्पण पढ़ते हैं। अवतल दर्पण, अब हेडिंग लगाते हैं अवतल दर्पण। परिभाषा को समझेंगे। परिभाषा है कि कोई गोला है, उसके उभरे हुए भाग पर अपन क्या कर देते हैं, पॉलिश। ये कोई गोला है कांच का, इसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर दी जाए और अंदर दसा हुआ भाग किसकी तरह व्यवहार करे, परावर्तक पदार्थ, परावर्तक तल की तरह व्यवहार करे। तो परिभाषा लिखेंगे एक अवतल दर्पण की। यदि किसी गोले के उभरे हुए भाग पर, उभरे हुए भाग पर, यदि किसी गोले के उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर दी जाए। पॉलिश किस पर कर रहे हैं? उभरे हुए भाग पर पॉलिश
कर दी जाए तथा अंदर धसा हुआ तथा अंदर दबे हुए भाग से प्रकाश किरणों का अंदर दबे हुए भाग से प्रकाश किरणों का परावर्तन या अपवर्तन हो, इसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। इसे अवतल दर्पण कहते हैं। दर्पण कहते हैं। ये परिभाषा लिख ली। यदि किसी गोले के उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर दी जाए, अपन को पॉलिश किस पर करनी है? उभरे हुए भाग पर। अंदर की तरफ क्या होगा? इसमें प्रकाश किरणों का परावर्तन हो जाएगा या फिर अपवर्तन हो जाएगा। पॉलिश अवतल दर्पण के अंदर तो उभरे हुए भाग पर पॉलिश करनी है, और उत्तल दर्पण में उत्तल के अंदर अपोजिट हो जाएगा, इसका उल्टा अंदर दर्शे हुए भाग पर पॉलिश हो जाएगी इसके अंदर। तो एक बार ये चित्र बनाएंगे, मतलब वो एक परिभाषा इसकी एक लाइन की है और देख लेंगे। मतलब परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ हो। अवतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ हो। ये लिख लेंगे, अर्थात जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ हो। परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ है, ये अपन जानते हैं। इसके अंदर ये हो गया अवतल दर्पण। ये कोई गोला है, इसके एक भाग पर पॉलिश कर रहे हैं अपन, उभरे हुए भाग पर। ये हो गया अवतल दर्पण। अब उत्तल दर्पण के अंदर क्या होगा? उत्तल दर्पण में इसका उल्टा हो जाएगा। पॉलिश किस पर होगी? अंदर दर्शे हुए भाग पर, और प्रकाश का परावर्तन कहां से होगा? बाहर, मतलब उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होगा और अंदर दर्शे हुए भाग पर पॉलिश होगी। तो इसको एक बार ये लिख लेंगे, फिर इसके बाद में उत्तल दर्पण की परिभाषा लिखते हैं। इसके अंदर है वो समझ दिया तो मैंने, मतलब ये तो हो गया अवतल दर्पण, मतलब बाहरी भाग पर इस पर पॉलिश कर रहे हैं, और उत्तल दर्पण के अंदर इसका उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा ऐसे, मतलब अंदर की तरफ पॉलिश कर रहे आंतरिक भाग पर। तो इसको लिखेंगे, यदि किसी गोले के अंदर दर्शे हुए भाग पर पॉलिश कर दी जाए। पॉलिश किस पर होगी? अंदर दर्शे हुए भाग पर पॉलिश कर दी जाए। यदि किसी गोले के अंदर दर्शे हुए भाग पर पॉलिश कर दी जाए तथा उभरा हुआ भाग उभरे हुए भाग से,
ऐसे लिखते हैं, उभरे हुए भाग से प्रकाश किरणों का परावर्तन या अपवर्तन हो। प्रकाश किरणों का उभरे हुए भाग से प्रकाश किरणों का क्या होगा इसके अंदर, परावर्तन या अपवर्तन। परावर्तन या अपवर्तन हो। उत्तल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण कहलाता है। मतलब अंदर दसे हुए भाग पर पॉलिश होगी। ये तो हो गया अवतल दर्पण और ये हो जाएगा उत्तल। अंदर दसे हुए भाग पर पॉलिश होगी और अवतल के अंदर बाहर की तरफ पॉलिश होगी। ये परिभाषा समझ लो एक बार, यदि किसी गोले के अंदर दसे हुए भाग पर पॉलिश होगी, अंदर की तरफ पॉलिश होगी। परिभाषा को रटनी है, समझ कर याद करनी है। मतलब अंदर की तरफ इसमें पॉलिश हो रही है तो अवतल के अंदर बाहर की तरफ पॉलिश होगी। और एक लाइन में अर्थात एक परिभाषा और लिख देंगे एक लाइन की, अर्थात जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ वक्रीय हो, बाहर की ओर वक्रीय हो। परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ है इसका, यहां से किरणें ऐसे जाएगी और यहां से परावर्तन ऐसे होगी। मतलब ये किरण गई या परावर्तित हुई, इस मतलब बाहर की तरफ से परावर्तित हो रही है, बाहर की तरफ से, है ना। और इसके अंदर किरणें कहां से हो रही है, अवतल दर्पण में अंदर की तरफ से हो रही है। तो उत्तल दर्पण को लिखेंगे, परिभाषा लिख लो और ये गोला बना लो इधर, ये गोला है कांच का, उसके अंदर की तरफ पॉलिश कर दिया अपन ने, मतलब यहाँ पर पॉलिश की है ना। इसको ऐसे बना देते हैं, ये पॉलिश हो जाएगी, ये उत्तल दर्पण हो जाएगा। इसको क्लियर कर लो एक बार, लिख लो। अब आगे आता है गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं लिखनी है अपन को। उन परिभाषाओं को एक एक करके समझ समझ कर याद करना है, रटना किसी को भी नहीं है। रटेंगे तो फिर याद नहीं रहेगा और फिर कड़ा चूक होकर परीक्षा के अंदर गलत कर देंगे। तो अब लिखेंगे मेयरडिन गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। 6-7 परिभाषा है, उनको समझ समझ कर याद करना है, जिससे कि आगे मतलब वो परिभाषा तो खैर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर परिभाषा से आगे क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन है वो हल होगी। तो परिभाषाओं को अच्छी तरह से समझ लेना है, जिससे कि आगे कोई दिक्कत नहीं हो। तो पहली परिभाषा आती है इसके अंदर ध्रुव। ध्रुव किसे कहते हैं? ध्रुव क्या होगा, जैसे ये अपन ने अवतल दर्पण लिया, ये बाहर की तरफ पॉलिश कर दी और इसका मानो एक केंद्र बिंदु ये है, तो ये क्या होगा, इसका ध्रुव होगा। अर्थात किसी दर्पण का, गोलीय दर्पण का केंद्र बिंदु ही ध्रुव कहलाता है। गोलीय दर्पण का केंद्र बिंदु क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। तो इसको लिखेंगे
दर्पण का केंद्र बिंदु ध्रुव कहलाता है। ध्रुव कहलाता है। अब इसको रटने की कोई जरूरत नहीं है। ये दर्पण है, अवतल दर्पण है। ये अवतल दर्पण है। ये इसका क्या हो गया, मतलब एक ध्रुव हो गया इसका। तो ध्रुव हो गया, इसका केंद्र बिंदु हो गया। अपन को पता है केंद्र कहां पे, यहाँ पर है। तो केंद्र को क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। तो ये हो गया परिभाषा। अपन को मतलब रटने में फिर बोल रहा हूँ, समझना है इसको। ध्रुव किसे कहते हैं, ध्रुव होता है अवतल दर्पण का केंद्र को ध्रुव कहते हैं। अब इसकी आगे परिभाषा, दूसरी परिभाषा आती है। दूसरी परिभाषा लिखते हैं इसके बाद, फोकस बिंदु। फोकस बिंदु किसे कहते हैं। फोकस बिंदु क्या होगा कि जब प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समान, पहले मुख्य अक्ष पढ़ ले, मुख्य अक्ष बाद में लिख, चलो पहले मुख्य अक्ष करते हैं। एक दूसरे से रिलेटेड है, मतलब परिभाषा है मुख्य अक्ष। अब मुख्य अक्ष के अंदर क्या होगा, ये एक गोला है, ये गोला है, ये ऐसे आ रहा है। ना, ये जा रहा है ध्रुव से, ध्रुव से जा रही है इसी दिशा। ये ध्रुव है। इसको अपन ये भी लिख लेंगे, इसे P से प्रदर्शित किया जाता है। इसे P से प्रदर्शित, ध्रुव को किससे प्रदर्शित किया जाता है, P से प्रदर्शित किया जाता है। ये हो गया इसका केंद्र। तो इस केंद्र को क्या बोलेंगे अपन, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र बोलेंगे। अब वक्रता केंद्र तथा फोकस बिंदु P, फोकस बिंदु नहीं सॉरी, मतलब ध्रुव P को मिलाने वाली रेखा, वक्रता केंद्र C और ध्रुव P को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष हो जाएगी। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र की परिभाषा में अगले बार लिखेंगे। वक्रता केंद्र C तथा ध्रुव P, ध्रुव P को मिलाने वाली सीधी रेखा, वक्रता केंद्र C हो गया और ध्रुव P हो गया। दोनों को मिलाने वाली जो सीधी रेखा है, इसको क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, एक बार फिर देख लो। ये हो गया ध्रुव P और ये हो गया वक्रता केंद्र C। दोनों को मिलाने वाली जो सीधी रेखा है, उसको क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष कहते हैं। अर्थात मतलब ऐसे समझ सकते हैं इसको, ये क्या है, ध्रुव, ध्रुव है। ध्रुव के समांतर जो मतलब सीधी रेखा होगी, उसको भी अपन ये बोल सकते हैं कि मुख्य अक्ष कह सकते हैं। पर ये परिभाषा से वक्रता केंद्र C तथा ध्रुव P को मिलाने वाली रेखा को अपन क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष। फिर तीसरी परिभाषा लिखते हैं इसके अंदर, फोकस बिंदु। पहली परिभाषा ध्रुव पढ़ ली, दूसरी परिभाषा मुख्य अक्ष पढ़ ली। अब तीसरी परिभाषा आती है इसके अंदर, फोकस बिंदु किसे कहते हैं। फोकस बिंदु जैसे ये अवतल दर्पण है, इसको मतलब यहां से ऐसे कर देते हैं, हटा देते हैं एक बार।
मुख्य अक्ष के समांतर अपन को प्रकाश किरणें आपतित करनी है दर्पण पर। ये आ गया मुख्य अक्ष के समांतर, ये क्या है मुख्य अक्ष, और इस मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण ऊपर की तरफ आ गई और एक किरण नीचे की तरफ आ गई। अब ये परावर्तन के पश्चात, मतलब परावर्तन हो गया, इनका अवतल दर्पण है, ये दर्पण अवतल है, अवतल दर्पण में अंदर की तरफ होगा परावर्तन। तो परावर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, ये यहाँ पर मिली और ये मुख्य अक्ष के यहाँ पर मिली, ये हो गया अवतल दर्पण। अब उत्तल दर्पण के अंदर देखते हैं, ये उत्तल दर्पण है, ये हो गए मुख्य अक्ष, ये कोई दो प्रकाश किरण आपतित हुई, इनका परावर्तन होगा। परावर्तन के पश्चात किधर जाएगी, आगे की तरफ जाएगी, ये यहाँ पर मिली, ये हो जाएगा फोकस बिंदु। तो उसको देख लो, मतलब वो तो इसको आगे बढ़ देंगे फिर से। ये हो गया फोकस बिंदु है। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे, तो मतलब आप प्रकाश किरण है, तीर का निशान लगा देंगे। तो परिभाषा लिखेंगे, जब दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर जब दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आपतित की जाती है, प्रकाश किरणें आपतित की जाती है। दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आपतित कर रहे हैं, तो परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आपतित हुई। अवतल दर्पण पर मान लो या उत्तल पर मान लो, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित करेंगे अपन प्रकाश किरण, फिर उनका परावर्तन होगा। फिर वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलेगी, मुख्य अक्ष के, ये मुख्य अक्ष का बिंदु ही तो है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलेगी, जिस बिंदु पर मिलेगी, उस बिंदु को क्या नाम देंगे, देंगे अपन मुख्य फोकस या फोकस बिंदु। मुख्य फोकस बोल दो या फिर फोकस बिंदु बोल दो, कुछ भी बोल दो, या फोकस बिंदु कहते हैं। एक बार इसको उतार ले, स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। 3 परिभाषा हो गई इसके आगे, 3 परिभाषा पढ़ लिए पढ़ने। अब चौथी परिभाषा आती है फोकस दूरी किसे कहते हैं। फोकस दूरी को भी अपन को कोई परिभाषा तो इसकी रटनी है नहीं, अब इसको लिखेंगे फोकस दूरी की परिभाषा किसे कहते हैं। लिखते हैं फोकस दूरी, इसे स्मॉल f से प्रदर्शित किया जाता है। फोकस दूरी, फोकस बिंदु हो गए ये, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आई और मुख्य अक्ष के समांतर आई और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिली उसे क्या बोलते हैं अपन, फोकस बिंदु। अब ध्रुव P, फोकस बिंदु F के मध्य की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो लिखेंगे
द्रुपी, द्रुपी तथा फोकस बिंदु बोल दो या मुख्य, मतलब इसको फोकस बिंदु बोलते हैं, मुख्य फोकस बोलते हैं। द्रुपी तथा मुख्य फोकस को किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल एफ से। ये मैंने पहले बता दिया आपको। द्रुपी तथा मुख्य फोकस है, द्रुपी तथा मुख्य फोकस एफ के मध्य की दूरी, द्रुपी तथा मुख्य फोकस एफ के मध्य की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है? इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित किया जाता है। द्रुपी और फोकस बिंदु एफ के मध्य की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो फोकस दूरी अपन ने लिख ली। फोकस दूरी किसे कहते हैं? द्रुपी तथा फोकस बिंदु एफ, द्रुपी हो गया, ये हो गया फोकस बिंदु एफ के मध्य की दूरी को, इन दोनों के बीच की दूरी, मतलब यहां से और यहां की दूरी को स्मॉल एफ कहते हैं। ये हो गई फोकस दूरी। फोकस दूरी लिख ली। इसके बाद 5वें नंबर की परिभाषा लिखते हैं अपन, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र में क्या होता है? ये एक गोले का भाग है, मैं पहले बताया था आपको। गोले का भाग है। अब गोले का केंद्र होगा, उसे ही अपन वक्रता केंद्र कहते हैं। दर्पण को अपन एक गोले का भाग मान सकते हैं, और इस गोले का जो केंद्र होगा उसे ही अपन वक्रता केंद्र कहते हैं। तो लिखते हैं परिभाषा। समझ में आ गया होगा वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? दर्पण को एक गोले का, दर्पण को एक गोले का भाग मान सकते हैं। दर्पण को अपन एक गोले का भाग मान सकते हैं, और जो इस गोले का केंद्र होगा, दर्पण को अपन एक गोले का भाग माना, अब इस गोले का जो केंद्र होगा, गोले का केंद्र, जो गोले का केंद्र होगा, उसे अपन क्या कहते हैं? उसे ही वक्रता केंद्र कहते हैं। सीधी परिभाषा है बिल्कुल। गोले का भाग माना है अपन ने दर्पण को, गोले का भाग माना तो गोले का केंद्र होगा, गोले का केंद्र, गोले का भाग माना है, और गोले का जो केंद्र होगा उसे अपन को वक्रता केंद्र कहना है।
तो वक्रता केंद्र हो गया ये सी। इसे ये भी लिख देंगे, इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है, इसे सी से प्रदर्शित किया जाता है। इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है, सी से प्रदर्शित किया जाता है। अब इसके आगे इससे रिलेटेड ही परिभाषा है वक्रता त्रिज्या। वक्रता केंद्र हो गया और वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होगी, जैसे अपन इसकी फोकस दूरी है, फोकस दूरी की निकालिए उसी तरह से ये हो जाएगी। फोकस बिंदु और ध्रुव के मध्य फोकस दूरी हो गई, तो वक्रता केंद्र और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में वक्रता त्रिज्या हो जाएगी, तो ये वक्रता त्रिज्या। अब लिखते हैं ध्रुव P, ध्रुव P तथा ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C, वक्रता केंद्र C के मध्य की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है, इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित किया जाता है। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित किया जाता है। एक बार इसको लिख लेंगे, इसके बाद या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके आगे जल्दी से एक दो परिभाषा और लिखानी है, फिर कंप्लीट करते हैं इसको। इसके बाद में आता है द्वारक। द्वारक किसे कहते हैं, द्वारक के अंदर क्या होगा, ये दर्पण है, यहाँ पर m है और यहाँ पर n है, तो द्वारक की परिभाषा हो जाएगी सीधी। कितनी परिभाषा हो गई थी, 6 हो गई थी लगभग। इस की परिभाषा लिखते हैं द्वारक। द्वारक क्या होगा, दर्पण के दोनों ध्रुव m व n को मिलाने वाली रेखा को हम द्वारक कहते हैं। दर्पण के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को, ये तो हो गया ध्रुव, और इसके मतलब ऊपर ये है ना, पूरा दर्पण को एक सीधी रेखा से अपन कन्वर्ट करते हैं। दर्पण के अपन दोनों सिरों को मिलाएंगे, तो एक सिरा तो हो गया m और एक हो गया m, दोनों सिरों को मिला देंगे तो हो जाएगा द्वारक। परिभाषा लिखेंगे, दर्पण के दोनों सिरों को मिलाने वाली रेखा को द्वारक कहते हैं। दर्पण के दोनों सिरों को मिलाने वाली ये मतलब रेखा हो गई, इसको अपन द्वारक कह देंगे। हो गया m और ये m, ये हो गई द्वारक की परिभाषा। अब एक बार इस चित्र को ध्यान से देखोगे, इसके अंदर ये तो हो गया ध्रुव P हो गया, ये फोकस दूरी हो गई, ये हो गई वक्रता केंद्र, ये वक्रता त्रिज्या हो गई, ये आपतित किरण हो गई, ये हो गई मुख्य अक्ष,
और ये हो गया ध्रुव ध्रुव P से प्रदर्शित कर दिया। इस चित्र को पढ़ लेंगे एक बार और इसको लिख लेंगे। इसके साथ इसका आज की क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। इसके बाद कल एक बहुत ही शानदार टॉपिक के साथ आते हैं। इसके मतलब इसके रिलेटेड है गोलीय दर्पण से। गोलीय दर्पण से अवतल दर्पण के अंदर पढ़ेंगे। पहले अवतल दर्पण से बिंब से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मतलब उसको पढ़ने से पहले पर इसको अच्छी तरह से क्लियर कर लेना एक बार। आज की क्लास को अच्छी तरह से क्लियर कर लेना। और